इंडियन डायस्पोरा के तहत एनआरआई के बारे में बात करते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन के बारे में बात करते हैं। देखिए, नॉन रेजिडेंट इंडियन मतलब एनआरआई वो लोग होते हैं जो होते तो भारत के मूल निवासी है, लेकिन किसी काम धंधे की वजह से भारत के बाहर रह रहे होते हैं। इसका मतलब अगर ये भारत के नागरिक हैं तो इनके पास भारत का पासपोर्ट होता है। तो ये बात याद रखनी है कि जो एनआरआई हैं वो भारत का पासपोर्ट रखते हैं, उनके पास भारत का पासपोर्ट होता है, मतलब पासपोर्ट के लिए वैलिड है। पॉइंट क्लियर। दूसरी बात कि कितने समय के लिए समयावधि ऐसी होनी चाहिए जिसमें ये भारत से बाहर रहते हो, तो कम से कम 6 महीने से अधिक ये लोग भारत के बाहर रह रहे हैं तो ये प्रवासी भारतीयों की श्रेणी में आते हैं, एनआरआई की श्रेणी के अंदर आते हैं। अब हम इस बात को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। क्या भारत के नागरिक कौन है? क्या भारत के जो नागरिक हैं वो भारत के निवासी हैं या समस्त निवासी भारत के नागरिक हैं? तो एक बात को समझना, भारत में रहने वाला हर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो यह आवश्यक नहीं है। नागरिकता एक अलग अपना इंपैक्ट रखती है, नागरिकता का एक अपने मायने है। निवास स्थान मतलब कोई व्यक्ति भारत में आकर रह रहा हो या भारत में शुरू से ही यहां रह रहा हो, यह बात है। तो निवासी समझ में आएगा तो हमें एनआरआई समझ में आएगा। अब भारत का निवासी कौन होगा, इसकी परिभाषा हमें देखने को मिलती है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, और साथ ही हमें देखने को मिलती है फैमा एक्ट 1999 में। तो इनकम टैक्स 1961 क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति पिछले एक वर्ष के अंतर्गत कम से कम 182 दिन भारत में निवास करता है तो वो भारत का निवासी है। अब इसमें क्या हुआ, फरवरी 2020 के अंदर जो वित्त मंत्री हैं सीतारमण जी, उन्होंने थोड़ा सा परिवर्तन किया। उन्होंने 182 दिन के स्थान पर 120 दिन रख लिया। तो आप कहेंगे कि भारत का निवासी कौन है, तो आप कहेंगे इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के तहत वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 120 दिन भारत में निवास करता है, भारत का क्या है, निवासी है। पहली बात। दूसरी बात, या फिर क्या हो कि पिछले 4 वर्षों में से 365 दिन, 4 वर्ष जो बीते हैं उनमें से 365 दिन और वो क्या रहे, भारत में निवास करें। और लास्ट का जो ईयर है, 4 वर्षों में जो आखिरी ईयर है अभी का, उसके 60 दिन वो भारत में गुजारे तो वो भारत का निवासी होगा। तो भारत का निवासी होने के लिए आपको 2 एक्ट याद रखने हैं। एक है आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 और दूसरा है फेमा एक्ट 1999, जिसके तहत मैंने आपको ये बिंदु बताए। तो ये तो हो गए भारत के निवासी। अब भारत का निवासी व्यक्ति मूल रूप से भारत का निवासी है, लेकिन वो भारत के बाहर किसी व्यापार धंधे की वजह से चला जाता है और वो 6 महीने से अधिक समय वहां पे व्यतीत करता है, तो वो भारत का क्या है, एनआरआई कहलाएगा। वो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, हाँ या ना बोलिए। तो अब बात करते हैं कि जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है इनके पास क्या क्या सुविधा, क्या क्या अधिकार होते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, भारत का नागरिक होने की वजह से इन्हें नागरिक अधिकार तमाम मिले हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनके पास भारत का पासपोर्ट होता है, ठीक है। तीसरी बात, भारत का नागरिक होने की वजह से ये भारत में कहीं पे बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक। शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं, अचल संपत्ति रख सकते हैं। तीसरी बात, अगर हम आगे बात करें तो इन्हें मतदान करने का अधिकार, इसके बारे में क्या राय है। देखो, प्रारंभिक के दिनों में एनआरआई को मतदान करने का अधिकार नहीं था, लेकिन 2010 के अंदर एक एक्ट पास किया गया और वो एक्ट 2011 में लागू हुआ, जिसके तहत एनआरआई को वोट करने का अधिकार प्रदान किया गया। अब ये वोट है वो आप कह सकते हैं कि डाक के माध्यम से हो सकता था या ई बैलेट के माध्यम से हो सकता था। लेकिन मोदी सरकार ने देखा कि मोदी जी की जो इमेज है वो एनआरआई में बहुत अच्छी है। जहां भी मोदी जी जाते हैं एनआरआई उनका काफी जोर शोर से स्वागत करते हैं। तो मोदी जी को लगा कि एनआरआई हमारा वोट बैंक है, इसके लिए उन्होंने 2019 में, फरवरी 2019 के अंदर प्रॉक्सी वोट का प्रावधान करने हेतु एक बिल लोकसभा में रखा। लोकसभा में बिल पास होकर राज्यसभा में चला गया। अब क्या हुआ कि 2019 के अंदर जब ये बिल राज्यसभा में पहुंचा तब तक लोकसभा भंग हो चुकी थी। आप लोगों को जैसे पता ही है कि अगर कोई बिल लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में जाता है और उस दरमियान लोकसभा भंग हो जाती है तो वो बिल भी लैप्स हो जाता है, वो बिल भी निरस्त हो जाता है। तो प्रॉक्सी वोट का ये बिल है, ये निरस्त हो गया था और दोबारा लोकसभा में पेश हुआ नहीं। तो यहां तक की बात आपको समझ में आई। अच्छा, एक खास बात और समझना कि जो एनआरआई होते हैं उनकी भारत की इकोनॉमी में, भारत के डेवलपमेंट में काफी सकारात्मक भूमिका रहती है। बात को समझना, अगर एक दौर आप याद रखेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के टाइम पे क्या हुआ था कि भारत ने परमाणु परीक्षण किया था और इससे अमेरिका चिढ़ गया था, तो उसने भारत पे बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए थे। अब व्यापारिक प्रतिबंध लगाने की वजह से भारत की इकोनॉमी में क्या आई, गिरावट आई। लेकिन यहां पे खूबसूरत बात देखने को मिली कि भारत के एनआरआई जितने भी हैं जो विदेशों के अंदर काम कर रहे हैं वो वहां से अच्छा खासी संपत्ति अर्जित करके भारत भेज रहे थे। इसलिए भारत की इकोनॉमी है वो क्या हुई, उस दौर से निकलकर बाहर आई। जो एक आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था उससे उभर कर भारतीय जो इकोनॉमी है वो निकल के आई। इसलिए एनआरआई का बड़ा महत्व रहता है भारत की इकोनॉमी के अंदर। इसलिए क्या किया गया कि भारत सरकार ने इन्हें एक छोटी सी छूट देगी कि एनआरआई के द्वारा कमाई गई जो संपत्ति है उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, अब खास बात और देखना कि एनआरआई की जो भूमिका है वो इतनी सकारात्मक है, तो इसके लिए भारत सरकार ने
2003 से प्रति जनवरी, हर वर्ष की जनवरी को अप्रवासी भारतीय दिवस मनाने की घोषणा की। तो याद रखना 2003 से लगातार हम 9 जनवरी को अप्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। अच्छा, 9 जनवरी की तारीख क्यों चुनी गई? तो याद रखना 9 जनवरी 1915 को जो महात्मा गांधी जी हैं वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर आए थे और उसके बाद में उन्होंने भारत में जो अलग जगाया, जो क्रांति लेके आई, वो आप सब जानते हैं। तो अप्रवासी भारत दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम और बात करें कि अप्रवासी भारतीय हैं, उनका जो सकारात्मक रवैया है उसकी काफी महत्ता होती है। तो इसके लिए देखो क्या क्या बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। पहला बिंदु है कि ये भारत के लिए एक सॉफ्ट मशीनरी है। सॉफ्ट मशीनरी मैंने इसलिए कहा क्योंकि एनआरआई है वो विदेश में रहकर विदेश की पूंजी का इस्तेमाल करता है, विदेश की जो संसाधन है उनका इस्तेमाल करता है, लेकिन पैसा कहां आता है उसका? भारत में, जिससे भारत का क्या है, इकोनॉमी ग्रोथ होती है। पहली बात। दूसरी बात, भारत की इमेज बड़ी ही तीव्र गति से बढ़ रही है। पिछले कुछ दशकों में अगर आप देखोगे तो विदेशों के अंदर जो बड़े ही राजनीतिक या यूं कहें बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके सीईओ आप देखोगे तो भारतीय मूल निवासी लोग वहां पर हैं। बात समझ में है कि नहीं? साथ ही बड़े बड़े राजनीतिक पद हैं वहां पर भी भारत के निवासी हैं। तो इसकी भारत की इमेज है वो विदेशों में काफी बढ़ती है इस वजह से। तो इनकी काफी महत्ता है, काफी इनका योगदान रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी कि भारत के जो एनआरआई हैं वो कौन है। धन्यवाद।